प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवं दव्यं जिणवरवसहेण जेन नेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? आज की परिभाषा सुनाने है कोई? गुण स्थानों की परिभाषाएं जिनने नहीं सुनाई अभी तक। सरोजना अभी आपने सुना दी क्या? नहीं सुनाई। चलिए तो चौथे गुण स्थान की बोलिए। चौथे गुण स्थान की बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया। और कोई सुनाएंगे परिभाषाएं? आपने सुना दी क्या सुनीता आंटी? नहीं सुनाई? चलिए पांचवें गुण स्थान की बोलिए सुनीता आंटी। एक बार फिर से बोलिए शुरू की। बढ़िया। पहले आप असंयम बोल गए थे लेकिन वो गलती से बोल गए थे इसलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ, प्रीति और सुनाना चाहती हैं? प्रीति बोलो, पहले गुण स्थान की सुनाओ। दर्शन होनी है मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव के मिथ्यात्व रूपी भावों को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। हाँ, मिथ्यात्व रूपी भाव को क्या शब्द दिया है? अतत्व श्रद्धांडु जो भाव है उसे मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। बढ़िया, चलिए 14 गुण स्थानों के नाम तो सबको याद हो गए हैं? अर्पणा याद है 14 गुण स्थानों के नाम? हाँ सुनाओ। नहीं 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 देश विरत, पांचवे का नाम है देश विरत। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोल रहे हो क्या आप? आवाज नहीं आ रही अर्पणा।
चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, आपको तो याद है। शिमला, अभी आपको याद है 14 गुण स्थानों के नाम? चलिए सुनाइए। नहीं नहीं, पहले अपूर्वकरण, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण। हाँ, बढ़िया। आपको मैंने कहा था इसको आप ऐसे याद करिए तो और अच्छा रहेगा। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, नंबर और नाम दोनों साथ में, तो हमें ख्याल रहेगा। कहीं कुछ गलती होगी तो भी जल्दी से पकड़ में आएगी कि कौन से नंबर पे हम क्या नाम बोल रहे हैं। नंबर के साथ में उसका नाम, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जिनवानी पढ़ेंगे, तो कभी नंबर से बात होगी, कभी नाम से बात होगी, तो हमें दोनों चीजें और दोनों का कोरिलेशन भी ख्याल में होना चाहिए। नाम तो याद है लेकिन इस नंबर का ये नाम है, ऐसा ख्याल नहीं होगा तो भी हम सही समझ नहीं पाएंगे। चलिए बढ़िया है। अभी हमारी चर्चा मार्गणाओं के संबंध में 13वीं गाथा के आधार पर चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में ही जो मार्गणाओं वाली गाथा है उसका भी हम पाठ करेंगे। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तः शुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 14 मार्गणाएं हैं जीवों को खोजने के स्थान। संसार में जीव कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवों को खोजने के स्थान वो मार्गणाएं कहलाते हैं। और ये 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहा। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं। और हमारी चर्चा गति और इंद्रिय मार्गणा के संबंध में पूरी हो चुकी है। काय मार्गणा के संबंध में हमारी बात चल रही है। काय किसे कहते हैं? काय किसे कहते हैं? बोलिए मीता भाभी। देख के बोलिए, कल लिखा होगा ना आपने। आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, देख के बोलिए। हाँ, के उदय से जो जीव की पर्याय होती है और जाति नामकरण के सहयोग से उसे काय बोलते हैं। हाँ, जाति नामकरण के सहयोग से और त्रस और स्थावर नामकरण के उदय से जो जीव की अवस्था होती है, जो जीव की पर्याय होती है, उसे काय कहते हैं। काय मार्गणा के कितने भेद कहे गए हैं? काय मार्गणा के कितने भेद कहे गए हैं? बोलिए अंजू भाभी। आवाज नहीं आ रही आपकी। 6 भेद है, स्थावर के 5 और एक त्रस का है। हाँ, स्थावर का है और त्रस का है। स्थावर के 5 कौन कौन से हैं? जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। हाँ, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और छठा है त्रस का है। इस तरह से ये काय मार्गणा के 6 भेद कहे गए हैं। जो 5 स्थावर हैं, उन 5 स्थावरों के कितने प्रकार के भेद हमने कल देखे थे? 5 स्थावरों के भेद बोलिए रेखा अभी। 2 भेद करे, सूक्ष्म और बादल। फिर उसमें भी एक के 4 भेद करे, जैसे पृथ्वी का ही है तो उसके 4 भेद करे। पृथ्वी का ही और पृथ्वी जीव। हाँ, ये 4 भेद हमने पहले किए। सभी स्थावरों के 4 भेद सामान्य रूप से किए।
पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव। पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी किसे कहते हैं? बोलिए शिमला भाभी। आवाज चालू करिए। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। चलिए, हाँ, आप बताएंगे? मीना चाची बोलिए, पृथ्वी किसे कहते हैं? जो सामान्य रूप से पृथ्वी होती है उसको पृथ्वी कहते हैं। हाँ, सामान्य रूप से, जो खान सामान्य रूप से जीवित हो, जीवित हो, निर्जीव हो, कोई सी भी हो, सामान्य रूप से सभी का नाम पृथ्वी कहा जाता है। और विशेष रूप से कहें तो जो अपनी समझ लीजिए बहुत समय से जिसमें से जीव निकल गया है, ऐसी जो अपनी जमीन है, सड़क है, उन सबको अपन पृथ्वी कहते हैं। सामान्य रूप से पृथ्वी कायिक या पृथ्वी काय जो भी हो, उन सबको सामान्य रूप से पृथ्वी कहते हैं। काय नहीं लगाएं, कायिक नहीं लगाएं, पृथ्वी सामान्य रूप से कहा जाता है। पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? हाँ, अर्पणा बोलिए। नहीं, चलिए आप बोलेंगे आंटी चमेली जी। आपको अनम्यूट करना आता है? आवाज चालू करना आता है? नहीं, चलिए वंदना भाभी बोलिए। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिसका शरीर है ऐसे जीव। बढ़िया। पृथ्वी ही जिसका शरीर है ऐसे जीव को, यानी जीव सहित पृथ्वी को, अथवा पृथ्वी ही जिनका शरीर है ऐसे जीव को पृथ्वी कायिक कहते हैं। अपनी भाषा में समझने के लिए कि जिस पृथ्वी में अभी जीव है, म्यूट हो जाइए जो लोग अनम्यूट हैं। जिस पृथ्वी में अभी जीव है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। पृथ्वी काय किसे कहते हैं? पृथ्वी काय किसे कहते हैं? हाँ, रेखा भाभी बोलिए। जिसमें से जीव निकल गए हो, पृथ्वी का एक पार्ट, पृथ्वी का एक पार्ट जिसमें से जीव निकल गए हो। हाँ, यानी ऐसी पृथ्वी जिसमें से जीव निकल गया है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। पृथ्वी जीव किसे कहते हैं? पृथ्वी जीव। आज वर्षा भाभी नहीं है क्या? पृथ्वी जीव किसे कहते हैं? हाँ बोलिए, मनोरमा आंटी बोलिए। फिर से बोलिए। हाँ, जो अभी विग्रह गति में है और जिसे जाकर पृथ्वी रूप शरीर जिसे अभी धारण करना है, पृथ्वी कायिक में जिसको जन्म लेना है, ऐसा विग्रह गति वाला जीव कहलाता है पृथ्वी जीव। इस तरह से 4 भेद हमने देखे। पांचों ही स्थावरों में ऐसे 4-4 भेद होते हैं। इसके बाद में जो पांचों स्थावर हैं, पांचों ही स्थावर एक बादर होते हैं और एक सूक्ष्म होते हैं। बादर और सूक्ष्म। बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं, या बादर और सूक्ष्म में क्या अंतर है? बोलिए मीता भाभी। म्यूट हो जाइए, कुछ लोग अनम्यूट हैं। निशा आंटी आप म्यूट होइए। निशा आंटी म्यूट होइए। हाँ बोलिए मीता भाभी। बादर नामकरण के उदय से बादर जीव दूसरे जीव या भूतलों के आश्रित या आधार से रहते हैं, ये बादर जीव कहते हैं। और सूक्ष्म नामकरण के उदय से सूक्ष्म जीव जो दूसरे जीव या भूतलों के आधार से नहीं रहते। और एक पुराना जो अपने को पहले से याद है वो वाला अंतर तो बताइए। जो बादर जीव जो दूसरे से बाधित भी होते हैं और बाधा पहुंचाते भी हैं, और सूक्ष्म जो बाधित होते हैं ना दूसरे को बाधा पहुंचाते हैं। हाँ, बढ़िया।
देखिए, बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं? तो जिनके बादर नाम कर्म का उदय है वो जीव बादर कहलाते हैं, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो सूक्ष्म कहलाते हैं। बादर जीव जो ना किसी को सूक्ष्म जीव जो ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं, ना किसी से बाधित होते हैं, वो कहलाते हैं सूक्ष्म। और जो खुद भी बाधित होते हैं और दूसरे को भी बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं बादर जीव। सूक्ष्म जीव हैं वो अन्य किसी आधार से नहीं रहते, अन्य दूसरे पुद्गलों का उनको आधार नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो बादर जीव हैं वो अन्य पुद्गलों के आधार से रहते हैं। अन्य पुद्गलों के आधार से नहीं, किसी शरीर के आधार से रहेंगे, तो जीव के आधार से कहें अथवा वो जीव का शरीर है उस शरीर के आधार से रहते हैं, तो अन्य पुद्गलों के आधार से बादर जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आधार नहीं चाहिए। इस तरह से ये 2-3 अंतर इनमें बादर में और सूक्ष्म है। जो त्रस्काय हैं, त्रस्कायिक जीव, हाँ तो ये क्या सूक्ष्म जीव का फिर कोई भी शरीर नहीं, खुद का शरीर तो होता है, बिना शरीर के तो संसारी जीव रहेंगे ही। खुद का शरीर तो होता है, लेकिन बादर जीवों के भी खुद का शरीर है, सूक्ष्म जीवों के भी खुद का शरीर है, पर वो खुद का शरीर होने पर भी बादर जीव किसी और के आश्रय से रहते हैं और किसी के आधार से रहते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे शरीर के आधार से बादर निगोदिया जीव हैं, वो हमारे शरीर के आधार से रह रहे हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीवों को ऐसा रहने के लिए कोई आधार की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ अपना शरीर तो है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई और आधार उनको रहने के लिए नहीं चाहिए होता है, वो सूक्ष्म होते हैं। और जिनका अपना शरीर तो है लेकिन उनको रहने के लिए दूसरा आधार भी चाहिए, वो कहलाते हैं बादर जी। वैक्रियक शरीर, देखिए ये हम बात जो कर रहे हैं यहाँ बादर और सूक्ष्म, ये जीव होता है, बादर या सूक्ष्म जीव होता है, शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर बादर है या सूक्ष्म है, अभी पुद्गल की बात नहीं कर रहे। ये जो बादर नाम कर्म है और सूक्ष्म नाम कर्म है, ये जीव विपाकी कर्म है। जीव विपाकी कर्म मीन्स जिसका फल जीव पे आता है, तो ये बादर या सूक्ष्म जीव होता है। तो उस जीव के बादर नाम कर्म का उदय है, तो वो जीव बादर होता है। वो जीव इस तरह से परिणमित होता है कि वो बाधित हो या बाधा पहुंचाए या किसी के आधार से रहे। क्योंकि ये आधार वाली बात इसलिए है क्योंकि बाधित होने वाली बात तो बादर जीव भी ऐसे होते हैं, बादर जीव भी ऐसे होते हैं जो ना बाधा पहुंचाते हैं ना बाधित होते हैं। इसलिए वो जो समझ लीजिए सबसे परफेक्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जिनको रहने के लिए दूसरों का आधार चाहिए वो बादर हैं, और जिनको रहने के लिए दूसरों का आधार नहीं चाहिए वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो सूक्ष्म है, बादर नाम कर्म का उदय है तो बादर है। अब वैक्रियक शरीर है, वो वैक्रियक शरीर में सूक्ष्म रूप परिणमन करने की योग्यता है। वो शरीर के परमाणुओं की ऐसी सूक्ष्म रूप परिणमन करने की योग्यता है, और उसके आधार से वो जो उसमें रहने वाला देव है वो भी उसके आधार से इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो भी इस तरह से होता है कि वो भी बाधित नहीं होता है। परंतु वो जो देव हैं वो देवों के बादर नाम कर्म का ही उदय है। जितने भी त्रस जीव हैं, त्रस जीवों के सभी के बादर नाम कर्म का उदय होता है, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं होता। ये जो हमने भेद किए हैं सूक्ष्म और बादर, ये भेद हमने 5 स्थावर में किए हैं। 5 स्थावर में ये भेद है, सूक्ष्म है या बादर है। त्रस जीवों में ऐसे भेद नहीं है। त्रस जीव सभी बादर ही होते हैं, इसलिए त्रसों के साथ बादर और सूक्ष्म ऐसा शब्द नहीं लगाया जाता, वो क्योंकि सारे बादर ही हैं। जो स्थावर हैं उन स्थावरों के साथ ऐसे शब्द लगेंगे कि बादर पृथ्वी का एक अथवा सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया, बादर वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक, क्योंकि उनमें ये 2 ऑप्शन हैं। जैसे पंचेंद्रिय जीवों में ये ऑप्शन है कि वो संगी होते हैं या असंगी होते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में हम ऐसा लगाते हैं असंगी 1 इंद्रिय है, असंगी 2 इंद्रिय है, ऐसा नहीं लगाते, वो सारे के सारे असंगी ही हैं। तो ऐसे त्रस सारे के सारे बादर ही हैं। तो देवगति के हों जीव, नारकी हों और मनुष्य हों, वो सब बादर ही हैं। और 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे तिरंच भी बादर ही हैं। त्रस सभी बादर ही होते हैं। अब ये जो 5 स्थावर हैं, इन 5 स्थावरों में से जो वनस्पति कायिक है, इस वनस्पति, हाँ मीनू दी कुछ पूछना है? नहीं। 5 स्थावरों में से जो वनस्पति कायिक है
वनस्पति कायिक के दो भेद, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। ये काफी बातें अपनी पढ़ी हुई हैं, आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएंगी। भेद प्रभेद हमने पहले भी पढ़े हैं, अभी जीव समास वगैरह में भी। तो वनस्पति कायिक के दो भेद किए, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित नहीं, वनस्पति सॉरी सप्रतिष्ठित नहीं, वनस्पति कायिक के दो भेद किए, साधारण और प्रत्येक। पहले दो भेद करेंगे, साधारण और प्रत्येक, और फिर जो प्रत्येक वनस्पति है उसके दो भेद करेंगे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं और साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, बताइए फटाफट से। हाँ, प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, बोलो। स्वयं प्रभा बोलोगे? हाँ हाँ, ज्योति जी बोलिए। प्रत्येक में एक शरीर का स्वामी एक ही होता है। हाँ, और साधारण में एक शरीर के स्वामी अनेक होते हैं, वो एक साथ में श्वास लेते मरते हैं। बढ़िया। जहाँ एक शरीर का मालिक एक जीव, वो कहलाएगी प्रत्येक वनस्पति। ऐसे वनस्पति का एक जीव जहाँ एक शरीर का मालिक एक जीव है, वो कहलाती है प्रत्येक वनस्पति। और जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव होते हैं, वो कहलाती है साधारण वनस्पति। साधारण का मतलब है उनका सब कुछ कॉमन है, सामान्य है, तो वो कहलाता है साधारण। तो प्रत्येक वनस्पति में मतलब जैसे एक लौकी है तो उसमें कितने जीव होते हैं? देखिए, एक लौकी में जीव तो बहुत, जो एक लौकी है वो प्रत्येक वनस्पति, उस एक शरीर कितने हैं ऐसे हमको देखना पड़ेगा। एक्चुअल में वो शरीर क्या है, एक लौकी में शरीर कितने हैं, तो उसमें जितने भी शरीर हैं उसमें एक शरीर का मालिक एक जीव होगा। उस लौकी पूरी की पूरी लौकी एक शरीर नहीं है। जैसे कल हमने बात की थी थोड़ी सी, पूरा का पूरा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ दिखता है, तो इतना बड़ा पहाड़ वो पूरा एक जीव नहीं है। उस पहाड़ में ऐसे असंख्यात पृथ्वी का एक जीव, अभी हम उनकी अवगाहना भी लिखेंगे, साइज कितना होता है इन जीवों का। तो वो ऐसे ही एक लौकी है, वो समझ लीजिए प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उसमें पूरी एक लौकी में एक जीव हो ऐसा नहीं है। एक नीम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, तो पूरा एक पेड़ में एक जीव हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, असंख्यात होते हैं। और उसमें जो शरीर है उसके अंदर शरीर और बारीक होते हैं, उन जीवों के जो शरीर है, तो वो जितना उसका शरीर है, उस एक शरीर का मालिक एक जीव, वो है प्रत्येक। लेकिन वो जितना शरीर है, उस एक शरीर के मालिक अगर अनंत जीव है, मालिक समझ में आता है कि उनका अपना। और जो समझ लीजिए साधारण है, उनका जन्म मरण आयु श्वासोश्वास ये सब उनकी एक साथ होती है, कॉमन होती है, वो साधारण कहलाते हैं। पर प्रत्येक वनस्पति में ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अलग अलग होता है। तो एक शरीर का मालिक एक जीव है, वो कहलाता है प्रत्येक वनस्पति। अब इस हाँ जी, हाँ, असंख्या जीव होते हैं उसमें। इसीलिए हम लोग, क्योंकि हम हमेशा के लिए हरी सब्जी का त्याग नहीं कर पाते हैं, तो हम कम से कम महीने में 4 दिन, 2 अष्टमी जो 2 चतुर्दशी को, इसीलिए हरित काय का त्याग करते हैं कि हमेशा के लिए हमसे नहीं हो पाए। और जो पर्व के दिन आते हैं उसमें भी हम त्याग करते हैं, अथवा पूरा त्याग नहीं कर पाते तो लिमिटेशंस करते हैं, क्योंकि ये स्थावर जीव है। और समझ लीजिए वो तो हमारा राग भी है और हमारा चलता नहीं है, इसलिए हम खाते हैं उनको। लेकिन इसीलिए उसके प्रायश्चित समझ लीजिए, या उस रूप में हम पर्व के दिनों में इनका त्याग करते हैं। इसीलिए कहा है कि भोजन बनाने आदि में वो आरंभी हिंसा होती ही है। पर ये केंद्रीय जीव है, त्रस जीव नहीं है, इसमें स्थावर जीव है। त्रस जीवों का तो पूर्ण रूप से त्याग होता ही है, अगर किसी में कोई त्रस जीव लटादी है तब तो त्याग ही है। और अभी अपन और बात कर रहे हैं कि फिर भी प्रत्येक में भी क्या भेद है और उसमें भी किस तरह से दोष होता है। अच्छा, ये आयु भी रहती
वो आयु सबकी ऐसे उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु बताई है, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते वनस्पतियों में उत्कृष्ट आयु कितनी है, और जघन्य तो सबकी अंतर मुहूर्त होती ही है, पर उत्कृष्ट आयु अलग अलग बताई गई है उसमें। वो बात अभी अपन करेंगे बाद में। अभी देखिए ये जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। पहले हमने वनस्पति कायिक लिया, इसे 5 स्थावर, 5 स्थावरों में से वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक के दो भेद किए, प्रत्येक और साधारण। अब प्रत्येक के फिर से दो भेद कर रहे हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं और अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? सप्रतिष्ठित को अकेला प्रतिष्ठित भी कह देते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, अथवा सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बोलिए रेखा भाभी। आ रही है, नेटवर्क चला गया होगा ना, इंटरनेट का। हाँ, वो आवाज आ रही है अब आप लोगों को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, वो नेटवर्क चला गया। अब आ रही है आपको आवाज? ठीक है। आ रही है। तो सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं, अप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? बोलिए, कौन बता रहे थे? रेखा अभी बोल रहे थे? रेखा अभी तो दिख ही नहीं रहे। चलिए मैं बताती हूँ। सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं कि जहाँ एक शरीर का मालिक एक जीव है, लेकिन जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। यहाँ निगोदिया जीव का मतलब कौन से निगोदिया हैं? निगोदिया का मतलब है बादर निगोदिया, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में सब जगह भरे रहते हैं। जब भी हम बात करते हैं इसमें निगोदिया जीव हैं, इसमें नहीं है, तो ये जो हम बात करते हैं वो बादर निगोदिया की ही बात होती है। जिनका घात होने की हम बात करते हैं, इनकी हिंसा होती है, वो सब बादर निगोदिया की ही बात है। सूक्ष्म जीवों का तो घात होता भी नहीं है। सूक्ष्म जीव क्योंकि किसी से बाधित नहीं होते, किसी को बाधा नहीं पहुंचाते, तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा का प्रकरण नहीं होता है। जब भी हिंसा का प्रकरण होता है तो वहाँ बादर जीवों की रक्षा की ही बात की जाती है। तो यहाँ जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, यानी बादर निगोदिया जीव रहते हैं, वो कहलाते हैं सप्रतिष्ठित। और जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से बादर निगोदिया जीव नहीं रहते हैं या निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वो कहलाती है अप्रतिष्ठित। तो ये जो सप्रतिष्ठित वनस्पति है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, इसमें भी उतने ही जीव हैं जितने साधारण वनस्पति में। साधारण वनस्पति में अनंत निगोदियां हैं और इस सप्रतिष्ठित में भी अनंत निगोदियां हैं। तो दोनों चीजों की समझ लीजिए, जो साधारण वनस्पति है अथवा सप्रतिष्ठित है, दोनों के भक्षण में एक बराबर सा पाप लगता है।
दोनों के क्योंकि दोनों में ही अनंत जीवों का घात होता है। अब हमें पहचान कैसे होती है कि ये सप्रतिष्ठित है और ये अप्रतिष्ठित है? इसकी पहचान का क्या चिन्ह है? कैसे हमको पता लगे कौन सी वनस्पति सप्रतिष्ठित है, कौन सी अप्रतिष्ठित है, कौन सी साधारण है, कौन सी प्रत्येक है? ये तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि साधारण और प्रत्येक में भी ऐसा है कि हमको जो आंखों से दिखाई दे रही है वो सब प्रत्येक वनस्पति ही होती है। जो हमको आंखों से दिखाई दे रही है जनरली वो सारी प्रत्येक वनस्पति होती है। अब उसमें से सप्रतिष्ठित कौन सी और अप्रतिष्ठित कौन सी है? तो वनस्पतियों में अलग अलग टाइप की, जैसे नाम नहीं बताए शास्त्रों में, ऐसा नाम नहीं बताया कि ये आलू है, ये गाजर है, या ये घिया है, ये ककड़ी है, ये खाने की है, ये नहीं खाने की है। उनकी पहचान के चिन्ह बताए गए हैं। तो हमको उन चिन्हों के माध्यम से उन वनस्पतियों को देख के पहचानना पड़ेगा। ये समझ लीजिए प्रकरण है कर्णानियोग का, और इससे हमको सीखने को क्या मिल रहा है? ये हमारे चरणानियोग, चरणानियोग जो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? चरणानियोग की उत्पत्ति भी कर्णानियोग के माध्यम से ही हो रही है। ऐसा ही नहीं कि बस चरणानियोग में लिख दिया, उसके ये आधार हैं। हिंसा अहिंसा की जो बातें बताई गई हैं उनके ये शास्त्र के आगम के आधार हैं कि कहाँ जीव हैं, कहाँ जीव नहीं है। इन सबको जानकर हमको जीवों के स्थान का पता लगता है। तो हम समझ लीजिए जो चरणानियोग का पालन है वो चरणानियोग का पालन इनके माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जो स्वाध्याय करते हैं, आप देखिए चरणानियोग का आचरण का पालन भी कौन अच्छे से कर सकता है? जो जीव स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करने से ये बातें पता लगती है। और खाली बाहर की क्रियाकांड करें और स्वाध्याय किया ही नहीं हो तो वो पता भी नहीं चलेगा एक्चुअल में वास्तव में कहाँ जीव है, कहाँ जीव नहीं है, किस में सावधानी रखना है, किस में नहीं रखना है। तो ये जो बातें हैं, जो प्रकरण है मागणाओं का, ये प्रकरण तो है कर्णानियोग का, गोमटसार ग्रंथ का है। और इसमें बात क्या निकल रही है? ये चरणानियोग की हिंसा हिंसा के पालन की इसमें बात आ रही है। तो देखिए पहले अप्रतिष्ठित का लक्षण बता रहे हैं। नहीं, अप्रतिष्ठित नहीं, पहले सप्रतिष्ठित का देखते हैं अपन। सप्रतिष्ठित पहले अपन ने लिखा है। तो जिनकी शिरा मीन्स लकीर, कुछ ऐसी वनस्पतियों में लाइंस वगैरह होती हैं, उनके अंदर पत्तियों में लाइंस होती हैं, कुछ जो भी वनस्पति होती है उनमें अंदर शिराएं सी हमको दिखती हैं। तो जिनकी शिराएं, रेखाएं और पर्व गांठ वो दिखाई देने लगती हो, दिखाई नहीं दे रही हो। देखिए हम पहले सप्रतिष्ठित का लिख रहे हैं, उसका उल्टा अप्रतिष्ठित होगा। तो जिनकी शिराएं, रेखाएं और पर्व, पर्व समझते हैं कि जैसे गन्ने में पर्व होते हैं बीच बीच में, ऐसे कुछ कुछ वनस्पतियों में वो पोर होते हैं, उनके बीच के जो ज्वाइंट्स होते हैं, तो वो दिखाई देने लग गए हों, जिनकी ये रेखाएं वगैरह प्रकट हों। और ये एक बात हुई, मतलब किसी वनस्पति को किसी आधार पे पहचानेंगे, किसी वनस्पति को किसी आधार पे पहचानेंगे। तो जिनमें रेखाएं, शिराएं ये दिखती हों वो देख सकते हैं, जिनमें पर्व होता हो उनका पर्व देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिनको तोड़ने से, जिनका भंग करने से बराबर भंग होते हो, समान भंग होते हो। देखिए अभी क्या लिखा आपने, हम सप्रतिष्ठित की लिख रहे हैं, तो जिनकी शिराएं, रेखाएं आदि प्रकट नहीं हो, ऐसा करना है उसमें। जिनकी शिराएं, रेखाएं और पर्व प्रकट नहीं हो। तो जिन वनस्पतियों की शिराएं, रेखाएं और पर्व आदि अप्रकट हो, जिनका भंग करने पर, जिनको तोड़ने पर समान भंग हो, जिनके बराबर अच्छा सा प्रॉपर टूट जाए। अभी आप लिख लीजिए, फिर अपन थोड़ी सी बात करते हैं। समान भंग हो, और जिनके दोनों जो दो टुकड़े हुए हैं, जो दो भंग हुए हैं, उन भंगों में तंतु नहीं लगा रहे। कोई तंतु मीन्स कोई रेशा वो नहीं लगा रहे। छेदन करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जाए। ये किसका है? ये सप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित, सप्रतिष्ठित छेदन कर, हाँ,
जिनकी शिराएं, रेखाएं या संधि अथवा पर्व अप्रकट हों, जिनका भंग करने पर समान भंग हो जाएं, और जिनके भंगों में परस्पर में कोई तंतु अथवा रेशा नहीं लगा रहे, छेदन करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जाए, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्यय कहते हैं। उसे सप्रतिष्ठित प्रत्यय कहते हैं। अभी देखिए क्या कह रहे हैं ये, कि जिनकी शिराएं यानी कोई लकीरें होती है, संधि जैसे अपन ककड़ी खाते हैं, या समझ लीजिए ऑरेंज होती है, नारंगी होती है, तो नारंगी में अलग अलग वो कलियां होती हैं ऑरेंज में, तो वो कभी जब वो सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, ये कैसे पता लगेगा कि वो जो उनकी कलियों में एक डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस दिखने लग जाए, तब तो वो हो गई है अप्रतिष्ठित। और वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जब वो अभी बढ़ने की स्थिति में है। ये सब बातें क्या बता रही हैं कि अभी उनमें वो लाइन नहीं दिख रही है, वो उनका डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है अभी उनमें और वृद्धि होनी है, अभी उनमें और पकावट होनी है, अभी पूरी पकी नहीं है। तो जब तक जो वस्तुएं पूरी तैयार नहीं हुई हैं, तब तक वो कहलाती हैं सप्रतिष्ठित। तो ये उनके कच्चेपन के चिन्ह हैं। बोलिए रेखा अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मौसमी का तो थोड़ा स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो थोड़ी ज्वाइन ज्यादा होती हैं। ये इसीलिए इसमें हमको थोड़ा समझना पड़ेगा अपनी, जैसे हमने कच्चा शब्द कह दिया, तो कच्चा केला फिर सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? वो सप्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन वो पूरा बढ़ चुका है, वो पूरा तैयार हो चुका है। वो उसमें पीलापन आना, वो मिठास आना, वो बात अलग है। मतलब इसमें मेन चीज ये है कि अभी वो और उसमें बढ़ने की ताकत थी, और उससे पहले ही, तो वो जब तक पूरी बड़ी नहीं है तब तक उसमें अनंत जीव रहते हैं। कोई भी वनस्पति, हाँ, कच्चा पपीता, वो पपीता तो वैसे ही एक अलग टाइप से वो भक्ष्य में जाता है। फिर वो कच्चा पपीता, वो कच्चे में भी वो देखना पड़ेगा कि कितना कच्चा है। मतलब वो हमको खुद को, जैसे ककड़ी है, अभी जो दूसरा पॉइंट है, जिनको तोड़ने पर समान भंग हो, तो एकदम कच्ची पतली ककड़ी हम लेकर आते हैं और उनको तोड़ते हैं, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग से टूटती हैं वो। फिनिशिंग से मीन्स बराबर एकदम प्रॉपर 2 टुकड़े अच्छे से होते हैं। और थोड़ी पकी भी होती है तो उनको तोड़ते हैं तो टेढ़ी मेढ़ी टूटती हैं। तो यहाँ वही बात बताइए कि कच्ची यानी सप्रतिष्ठित है, वो कैसे पता लगेगा कि उसको तोड़ा तो बिल्कुल बराबर टूट गई, इसका मतलब है वो सप्रतिष्ठित है। जिसमें रेशे दिखते हैं, रोए दिखते हैं, जो टिंडे वगैरह हैं, भिंडी है, जो रोएदार अपन जिसे अच्छा समझते हैं, और बिल्कुल कच्चा कच्चा अपन सोचते हैं कि हाँ ऐसा, तो वो जो रेशे रोए जो दिख रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, वो अभी उनके सप्रतिष्ठित पने को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिर बिगड़ जाए, खराब हो जाए, उसके बाद खाना चाहिए। लेकिन पकी हुई में भी एक तैयार ताजा पकी हुई जो है अभी, मतलब जिनके रेशे वगैरह कम हो गए हैं, वो खाने योग्य है। लेकिन जो एकदम कच्ची है, बिल्कुल अभी वो और वृद्धि को प्राप्त हो सकती थी और उनको अभी हमने बढ़ने नहीं दिया, उससे पहले हम काम में ले रहे हैं, वो कहलाती हैं। हाँ, पूरी डेवलप हो जाए, फिर वो डेवलप होते ही उस समय भी वो अच्छी ताजा तो दिखेंगी, तो वो खाने योग्य हैं। लेकिन जो पूरी अभी डेवलप नहीं हुई हैं, वो अभी सप्रतिष्ठित कहलाती हैं। और ये है कि जिनके अंतर्गत बेबी कॉर्न, अभी देखिए कि सब एक पर्टिकुलर नाम लेके अपन नहीं देख पाएंगे, देखना पड़ेगा मुझे कि कैसा क्या है वो। सामान्य रूप से इस तरह के पहचान के चिन्ह, अब हम जो जो चीज खाते हैं उनमें हम पहचान करके देख लें कि कैसे कैसे क्या है इनका हिसाब। और जिनको तोड़ने पर उनमें तंतु, जैसे हम ककड़ी को तोड़ते हैं, मोटी जो समझ लीजिए खाने योग्य जो है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो
एक थोड़ा सा तंतु इस वाली में निकला रहता है, एक दूसरी वाली में। जब हमने 2 भाग किए तो ऐसा कुछ तंतु सा निकला रहता है, बराबर नहीं टूटते। लेकिन जो सप्रतिष्ठित हैं उनमें वो तंतु भी नहीं रहेगा और बराबर अच्छी फिनिशिंग से वो टूटती हैं। ये इसके पहचान के चिन्ह बताए हैं। और जिनको छेदन करने पर भी जिनकी पुनः वृद्धि हो जाए, कि हमने उनको बना दिया, बनाने के बाद में भी वो बढ़ रहे हैं, जैसे आलू वगैरह में नहीं देखते हैं, पड़े पड़े ही तो उनमें वो निकल जाती हैं, क्या बोलते हैं मेरे को तो शब्द नहीं मालूम, वो आलू में उग जाता है जैसे कुछ। और आलू को तो थोड़ा पीस निकाल के उसको भी बो दें तो उससे भी वो उग जाते हैं आलू। ऐसा नहीं है कि उसका छेदन कर दिया तो अब ये अचित्त हो गई हैं, अब नहीं उगेंगी। छेदन करने के बाद में भी उसमें से वो पौधा पैदा हो जाता है। तो इसलिए ये सब सप्रतिष्ठित के चिन्ह यहाँ बताए गए हैं। और इनसे जो विपरीत हैं, यानी जिनके जो लकीरें हैं, रेखाएं हैं, जो संधि आदि हैं, वो प्रकट हो गई हों, जिनका भंग करने पर समान भंग नहीं होते हों, और जिनके दोनों भंगों में परस्पर में तंतु दिखाई देता हो, और छेदन करने के बाद जिनकी पुनः वृद्धि नहीं होती हो, वो प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। जो सप्रतिष्ठित के जितने लक्षण हैं उससे विपरीत जो लक्षण हैं वो सारे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के कहे जाते हैं। इस तरह से वनस्पति प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की होती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इसके बाद में अभी आगे जो है साधारण वनस्पति की बात है। अब कल से शुरू करेंगे अपन, साधारण वनस्पति को कल से लेंगे, अभी फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी किसी को कुछ पूछना है तो देखिए। ये जो पालक है, पालक में भी वो लाइन्स समस्याएं दिखती है, तो पालक सप्रतिष्ठित होता है, पालक सप्रतिष्ठित होता है, बराबर उसमें अनंत निगोदिया जीवों का दोष लगता है खाने में, सप्रतिष्ठित होता है। पान वगैरह ये सब हाँ, पान, मोटे पत्ते होते हैं। मोटे पत्ते जो हैं, पालक, पान सप्रतिष्ठित होते हैं, बिल्कुल। अरे पालक में तो शिराएं दिखती है ना? शिराएं दिखे चाहे नहीं दिखे, वो मोटा पत्ता भी होता है, उसको अपन तोड़ते हैं। या देखिए, ये तो जो चिन्ह बताए हैं वो सामान्य रूप से बताए हैं। इसके अलावा भी यानी कोई अलग अलग, क्योंकि वनस्पतियां बहुत टाइप की हैं तो एक एक के तो चिन्ह नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि जो पालक है वो सप्रतिष्ठित होता है, अपक्ष की श्रेणी में है। अजवाइन के पत्ते, अरबी के पत्ते, ये सब मोटे ही होते हैं। हाँ हाँ, वो पत्ते उसी उसमें जाएंगे, मोटे जो पत्ते होते हैं। अभी बहुत सारी चीज होती है, एलोवेरा है और क्या क्या जो भी है मोटे, वो सब उसमें सप्रतिष्ठित के अंतर्गत जाते हैं। अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगता है। धनिया पत्ती और नीम पत्ता धनिया पत्ती में नहीं है सप्रतिष्ठित शायद, और कंफर्म धनिया पत्ती में शायद नहीं है, धनिया में या मेथी में। पर वो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं तो वैसे उनमें यूं त्रस जीवों की उत्पत्ति उनमें जल्दी हो जाती है, और वैसे वो बात है। बाकी शायद सप्रतिष्ठित में धनिया शायद नहीं आता है। और मैं आप और कोई विशेष विद्वान मिले तो और कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक एक चीज अलग अलग है, कैसे कैसे होती हैं, और बात कर लेंगे। खाने की भावना का ही त्याग, हम अनशन स्वभावी हैं, और रोज भोजन करते समय ऐसा विचार करें कि हमारे क्षुधा रोग का विनाश हो जाए, ये क्षुधा रोग खत्म हो जाए। मजबूरी है, मजबूरी में, और शरीर की समझ लीजिए ये हमारे हीन सहनन के धारी हम हैं, तो इस शरीर को चलाने के लिए हमको थोड़ा बहुत ये लेना पड़ता है वास्तव में। इसीलिए भोजन करते समय भी उसको अनासक्त भाव से, भोजन में अनासक्ति भाव से हमको भोजन करना चाहिए, कि ये खड्डा भरने के लिए और इस शरीर रूपी मशीन में ये तेल डालना है इसको चलाने के लिए, इसलिए हमको ये भोजन करना है। जीभ के स्वाद के लिए, अपने उस विषय भोगों की पुष्टि के लिए करने में तो अधिक आसक्ति भी है, उससे पाप बंध भी ज्यादा है। पर अब समझ लीजिए जो हमारी स्थिति है संसार अवस्था में, वो मजबूरी में हमको खाना पड़ता है। और ऐसा ये सब प्रकरण पढ़ के ब्रह्मचारी रायमल जी हुए, टोडामल जी के समय में, उनके मित्र ही थे,
और उनकी प्रेरणा से टोडरमल जी साहब ने ये टीकाएं वगैरह लिखी थी। तो उन्होंने आजीवन हरी सब्जी का त्याग किया। ये पढ़ा ना गोमटसार में ये प्रकरण और ये सब। तो आजीवन उन्होंने हरी वनस्पति खाने का ही त्याग किया था। लेकिन हमारी समझ लीजिए हमारी भूमिका ऐसी नहीं, कमजोर भूमिका है, चलता नहीं है, फिर वो शरीर में दूसरी समस्याएं होती हैं। इसलिए पर जो भी लें हम सावधानी पूर्वक लें और इस तरह के अनासक्ति भाव पूर्वक ही उनको ग्रहण करें, जितना कम से कम में चल जाए उस हिसाब से काम करें। ये भावना रखी कि निराहारी बने। हाँ बिल्कुल। चलिए पूरा करते हैं। जय। पत्ता गोभी भी इसीलिए आती है भक्ष्य में। हाँ, पत्ता गोभी के पत्ते मोटे भी होते हैं और उसके अंदर त्रसजीव भी होते हैं। जिन वनस्पतियों में त्रसजीव ज्यादा रहने की संभावना है तो वो मोटा पत्ता है, वो भी है, और उसमें तो वैसे भी त्रसजीव भी ज्यादा होते हैं, इसलिए अभक्ष्यों के अंतर्गत आती है। और गन्ना भी हरित वनस्पति में आता है। हाँ, गन्ना हरा होता है, बिल्कुल हरित वनस्पति में आएगा, हरा है। महाराज जी के जैसे भगवान के कैसे आता है गन्ने का रस? तो गन्ने के रस का आहार लिया ना, तो हरी वनस्पति तो खाते हैं, हरी के त्यागी नहीं होते। महाराज भी, मुनिराज भी हरी वनस्पति के पूर्ण रूप से त्यागी नहीं होते। जो खाने योग्य हैं लेकिन विधि पूर्वक, यानी जो अप्रतिष्ठित हैं, अभक्ष्य हैं, वो बराबर वो भी लेते हैं, हरी वनस्पति के त्यागी नहीं होते। चलिए, जय जिनेंद्र सभी को।